बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू वीडियो इन माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं यूरोप या अमेरिका कनाडा। अमेरिकन ड्रीम बचपन से हम सुनते आए हैं। अमेरिकन ड्रीम कि वहाँ पे जाके मेहनत करें, कारोबार करें, रोज़गार करें, बिजनेस करें, नौकरी करें, पैसा बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट। अमेरिका की इकॉनमी पूरी दुनिया में सबसे तगड़ी है। ऑनलाइन जॉब्स आप ले लें, आईटी की ले लें, मेहनत मजदूरी ले लें, यूरोप से ज़्यादा तनख्वाह वहाँ पे है। फर्दर जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट आपसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर दिया करें और प्लीज़ शेयर माय वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात है कि जब हमारे पास यूरोप का पासपोर्ट आता है, जहन में ये चीज़ ज़रूर आती है कि यार एक दफ़ा अमेरिका में जाकर देखें। अमेरिका में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स लोग जो अमीर हैं, जिनके पेट्रोल स्टेशन हैं, गैस स्टेशन हैं, स्टोर्स हैं, उनके रेस्टोरेंट्स हैं, अपने घर हैं, विले हैं, सबसे ज़्यादा अमेरिका में फॉरेनर्स के किसी दुनिया के और कंट्री की निस्बत। कनाडा में मौसम थोड़ा सा शदीद है, सवीयर है, उससे भी निस्बत ज़्यादा अमेरिका में ज़्यादा लोग सेटल। यूरोप में 27 शेंजन कंट्रीज है और ईईए यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में 30 कंट्रीज है। स्कैनेडिवियन, साइप्रस, आयरलैंड और एक लिechtenstein स्विट्जरलैंड के साथ एक कंट्री है, वो भी उसी में आता है। सबसे पहली चीज़ डिस्कस करते हैं, अपने मुल्क से दूर अमेरिका ऑफ कोर्स दूर है। 14-15 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट है। दैट इज समथिंग। अगर आप लॉस एंजल्स जा रहे हैं तो इतना बनता है, लेकिन अगर आप न्यूयॉर्क जा रहे हैं 10-12 घंटे तक तो बनता ही बनता है। और यूरोप की डायरेक्ट फ्लाइट 6-7 घंटे की है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको इमरजेंसी में अपने मुल्क जाना पड़े तो ये वाले कंट्री उससे नज़दीक हैं। सेकंड हम देखते हैं सैलरीज में से जो टैक्स काटा जाता है। मेन चीज़ तो यही है ना कि हमें बचत कितनी होती है। आप देखें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जर्मनी में एक बंदा 5,000 यूरो ब्रूटो सैलरी लेता है, उसको टैक्स वैक्स काट के सारा कुछ 3600 यूरो उसके अकाउंट में आता है। उसमें उसकी इनकम टैक्स है, उसकी पेंशन है, उसके डॉक्टरी चार्जेस हैं, चर्च टैक्सेस हैं, ये सारा काट के 5,000 यूरो का कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करेंगे, 3600 यूरो आपके अकाउंट में आएगा। अमेरिका में $5,000 का मतलब है $4,800 आपके अकाउंट में आएंगे। ये डिफरेंस आ गया इतना कि यहाँ पे टैक्स ज़्यादा है, अमेरिका में टैक्स कम है। मेडिकल लाइन में आते हैं। जब आप मेडिकल करवाते हैं, स्पेन का आप हिसाब लगा लें कि आप अगर काम कर रहे हैं तो आपकी तनख्वाह का कुछ हिस्सा 200 से 300 यूरो कट जाता है, जिसके अंदर आपकी सोशल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी सोशल है। पूरी फैमिली, एक बंदा काम कर रहा है, 6 बच्चे हैं, 6 के 6 का मेडिकल जो है वो कवर हो रहा है। ठीक है, मेडिकल का ये हिसाब है स्पेन में। जर्मनी में ये है कि जर्मनी में AO का या डाक DAK मेडिकल कंपनीज हैं, प्राइवेट्स हैं, वो आपकी तनख्वाह से डायरेक्ट उस वक्त काटती हैं जब आप इंदराज करवाते हैं कि मैं इस कंपनी के साथ रजिस्टर्ड हूँ। वहाँ पे भी 300-350 यूरो आपका मेडिकल में जाता है और आपके साथ पूरी फैमिली का क्रांकन कासे कवर होता है, मेडिकल कवर होता है। तो आपकी तनख्वाह में से इतने पैसे मेडिकल के। अमेरिका में भी सेम यही कंडीशन है। अमेरिका में डायरेक्ट ज़रूरी नहीं है, वो आपकी तनख्वाह से नहीं काटते, आपने प्राइवेट इंश्योरेंस हायर की होती है। पहली बात है कि अल्लाह पाक किसी को बीमारी ना करे, लेकिन अगर हो जाए तो प्राइवेट इंश्योरेंसेज हैं, वो आपने अलहदा से पैसे देने होते हैं। बनता वहाँ पे भी यही है। मेडिकल वाइज आई थिंक सो तीनों चीज जो अमेरिका में और यूरोप में एक जैसा ही है। हम बात करते हैं अब बच्चों के जो पैसे आते हैं। स्पेन में भी अब इन्होंने मिनिमम विताल शुरू की हुई है। जो बंदा काम कर रहा है किसी के पास, उसके 2-3 बच्चे हैं तो आपने नॉमिनल शो करनी है, खर्चे शो करने हैं, घर के किराए शो करने हैं, तो आपको 300-400 यूरो महीने का आ जाता है। जर्मनी में पर बच्चा 18 साल से कम जितने बच्चे हैं 250 यूरो किंडरगार्टन और 150 यूरो शूशलग, 350-400 यूरो के करीब एक बच्चा पैसे ले लेता है। अब जिनके बच्चे नहीं है वो तो कहेंगे यार हम बच्चे पैदा करें पैसे मिले, लेकिन उसकी निस्बत अमेरिका में इस तरह का कोई सीन नहीं है। हाँ, लो वेजेस का कोई चक्कर है वहाँ पे कि आपकी अगर सैलरी कम है तो आपको प्रूफ करना पड़ता है। कुछ पैसे वो देते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा कोई बात नहीं। कनाडा में पैसे मिलते हैं, अमेरिका में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। लेकिन ये चीज़ें भी नोट करने के काबिल हैं। जब आप किसी मुल्क में जाने का सोचते हैं तो ये सबसे मेन चीज़ें होती हैं नोट करने के लिए। उसके बाद सैलरी कंपैरिजन है। स्पेन की मिनिमम सैलरी 1150 यूरो आप कह लें, अभी 1134 यूरो हुई है इसी महीने। ठीक है, पुर्तगाल की मेरे ख्याल में 950 यूरो के करीब है। इटली की भी इतनी है। जर्मनी की मिनिमम सैलरी जो है आई थिंक सो 1450 यूरो के आगे पीछे है। अमेरिका में पैसे बहुत ज़्यादा है, अमेरिका में कमाई बहुत ज़्यादा है, अमेरिका में सैलरीज बहुत ज़्यादा है।
ऑनलाइन जॉब आप अभी चैट जीपीटी खोलें, गूगल जेमिनी खोलें, उसमें लिखें इस काम की कितनी सैलरी है, आपके होश उड़ जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का अगर आप सर्च करें चैट जीपीटी में या गूगल जेमिनी में तो 8 से 10 हज़ार डॉलर महीने की तनख्वाह है स्टार्टिंग बंदे की, जो एज ए एंट्री लेवल पे है। जर्मनी में यही तनख्वाह 5 से 6 हज़ार यूरो है। 5 से 6 हज़ार में से टैक्स काट के आपको 4 हज़ार यूरो तक मिलेगी, लेकिन उसके बदले में अमेरिका में यह डबल है। उबर टैक्सी चलाने वाला बंदा स्पेन में 1300 से 1400 यूरो कमाता है, जर्मनी में वही बंदा 2300 से 2400 यूरो कमाता है, अमेरिका में वो बंदा 7 से 8 हज़ार डॉलर कमाता है। इतना डिफरेंस है। ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी हैं, आपको तनख्वाह का कंपैरिजन, ताकि पता चल सके कि मैंने क्या डिसीजन करना है लॉन्ग टर्म में अपने लिए और अपने आने वाले जनरेशन जो है बच्चे हैं आपके साथ, उनके लिए। ऑफ कोर्स हमारा काम है उनके लिए ज्यादा अच्छे मौके पैदा करना, कोशिश करना, बाकी अल्लाह पाक उनके लिए आसानियां पैदा करते हैं। गाड़ी की इंश्योरेंस, मेरे पास गाड़ी है। स्पेन में गाड़ी की इंश्योरेंस सालाना, अगर आपका 5-6 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है, आपकी जो सालाना ड्राइविंग की इंश्योरेंस आती है वो आती है फॉर एग्जांपल 450-500 यूरो। जर्मनी में 3 महीने की ड्राइविंग इंश्योरेंस, आपकी 17-18 हज़ार यूरो की गाड़ी है, 4-5 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है, 3 महीने की आएगी 350 से 400 यूरो, ओनली फॉर 3 मंथ्स। अमेरिका में पूरे साल की जो गाड़ी की इंश्योरेंस है, यही उसकी राउंड अबाउट फिगर आती है 700 से 800 डॉलर पर ईयर की। ठीक है। उसके बाद घर के किराए, स्पेन में भी तकरीबन वही है। अगर आप मेन सेंटर शहर मैड्रिड में, बार्सिलोना में, पाइस वास्को में, सेविया में, आप मालागा में, मुर्सिया में, आप इन इलाकों में आए तो 800 यूरो 900 यूरो का आपको 3 कमरे का मकान मिलेगा, 200 कमरे का 600-650 यूरो। जर्मनी में भी राउंड अबाउट यही चीज है। जर्मनी में ज्यादा से ज्यादा बड़ा घर 3 कमरे का मिलता है। जर्मनी में बड़े घर नहीं है, लेकिन 3 कमरे का मकान 1000-1200 यूरो में आपको मिलेगा। मेन सिटीज में, फ्रैंकफर्ट में, हैम्बर्ग में, मुंशन में, जितने ये मेन सिटीज हैं, डोजल्डर्फ हो गया, सबसे ज्यादा जो महंगा है वो बर्लिन है, वहां पे 1400-1500 यूरो में आपको 3 कमरे का मकान मिलेगा, लेकिन मिलना भी मुश्किल है। रिक्वायरमेंट जो है डॉक्यूमेंट्स की वो हर जगह सेम है, सैलरी शीट्स हैं। जर्मनी में एक रिक्वायरमेंट ज्यादा मकान ढूंढने की, वो है शूफा रिपोर्ट, कि आपका एक इदारा है वहाँ पे, वहाँ की शूफा रिपोर्ट लेके आनी होती है कि आप पहले कोई किराएदार अगर रहे हैं तो आपने किसी का किराया तो नहीं खाया हुआ, आपने कोई बैंक का लोन तो नहीं देना, आपने कोई इस तरह के जो चार्जेस हैं ये शूफा रिपोर्ट में क्लियर हो जाती हैं। स्पेन में 3 नॉमिनल मांगते हैं और 7 बैंक वाले इंश्योरेंस करते हैं अल्कलेर की, कि अगर ये बंदा किराया ना दे तो वो इंश्योरेंस वाले फिर उस चीज में आके सारा कुछ चेक करते हैं कि आप लिस्टा दे मोरोसोस में तो नहीं हो, एसनफ में आपका नाम तो नहीं है, यहाँ पे भी लिस्टों में नाम होता है। अमेरिका में भी राउंड अबाउट, अगर तो आप न्यूयॉर्क में रह रहे हैं, वाशिंगटन रह रहे हैं, वर्जीनिया में, आप सेंटर किसी स्टेट में रह रहे हैं, इससे थोड़े महंगे हैं। मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। हमें घूमने फिरने का तो शौक होता है, हर बंदे को होता है कि जब आप वीकेंड पे, स्पेन में ये कॉन्सेप्ट नहीं है वीकेंड वाला, लेकिन जर्मनी में आप जाएं, हॉलैंड में जाएं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जाएं तो वीकेंड वाला बड़ा एक कॉन्सेप्ट है कि 5 दिन काम करें, 2 दिन फ्री हैं आपके पास। जर्मनी को ये एक अच्छी चीज हासिल है, एक अच्छा एज हासिल है कि एक साइड पे स्विट्जरलैंड है, चेक रिपब्लिक है, पोलैंड है, हॉलैंड है, बेल्जियम है और फ्रांस है। ये सारे कंट्रीज 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप किसी साइड पे निकल जाएं, आप नई कंट्रीज में आ जाते हैं। मौसम चेंज हो जाता है, इलाका चेंज हो जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बड़ा कल्चरल बड़ी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। आप इटली चले जाएं, स्पेन चले जाएं, बाय रोड चले जाएं, बर्फ चाहिए बर्फ में चले जाएं, जो चाहिए आपको मिलेगा। जर्मनी में 2 कंट्रीज है, कनाडा है या अमेरिका है। अमेरिका में भी बहुत कुछ है, बर्फें पड़ी हुई हैं, रेगिस्तान है, गर्मी है, 50 डिग्री प्लस है, माइनस, अलास्का चले जाए -50 आ जाएगा। तो बात करने का मकसद है, लेकिन वो ओनली 2 कंट्रीज है, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया। यूरोप में ये आपको फायदा कि आप यहाँ पे रहते हुए आपके लिए काम के लिहाज से भी आप एक कंट्री में सेटल नहीं है, नहीं सेट हो रहे, आप दूसरे कंट्री में ट्राई कर लें। आपको एक लैंग्वेज अच्छी नहीं लग रही, दूसरे कंट्री में चले जाएं। लैंग्वेज के हिसाब से मेरे ख्याल में यहाँ पे यूरोप में रहते हुए आपके पास ज्यादा कॉकटेल सा सिस्टम है कि आप 2-3 लैंग्वेजेस अगर बोलते हैं तो आप हर चीज पे ग्रिप हासिल कर सकते हैं। इस चीज में आके मैं कहूँगा यूरोप बेस्ट है।
लेकिन लैंग्वेज अगर आप इंटरनेशनली देखें, अगर हम अपनी फैमिलीज के लिए देखें, अगर हम अपने कंट्री को देखें, जैसे कि हमारी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश में है, जैसे इंडिया आप देख लें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में इंग्लिश समझी जाती है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप पहले दिन ही एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, आपको कुछ ना कुछ समझ में आने लग जाता है कि मैंने क्या करना है, किससे डायरेक्शन पूछनी है। आप आज फ्रांस में आ जाएं, आप आज स्पेन में आ जाएं, आप आज पुर्तगाल में आ जाएं, इटली में आ जाएं, आपको नानी याद आ जाएगी कि जब अगले से कुछ पूछना है तो क्या पूछना है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं चलती। जर्मनी में भी इंग्लिश एयरपोर्ट की हद तक है, बाहर आप निकल के टाउन्स में इंग्लिश, अगर किसी दफ्तर सरकारी इदारे में, बड़े शहर ना हो, कोई छोटा टाउन है, उसके रात हाउस में गए हैं या ऑस्टर्नडर्बोर्डे में गए हैं, तो आप जितनी देर तक जर्मन नहीं बोलेंगे वो आपसे बात ही नहीं करेंगे कि हमें समझ नहीं आती। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे है, लेकिन अमेरिका इस चीज में आगे है। फाइनल अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में अगर एक चीज किसी की अच्छी है तो दूसरी किसी की बुरी है, अगर वो अच्छी है तो पहले वाली। अमेरिका में सैलरीज ज्यादा है, अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है, अमेरिका में अमीर होने के, आगे निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है मेहनत करने में, उसमें टैक्स कम लगता है। इन मुल्कों में टैक्स मार देता है। एक दुकान चलाने, नॉर्मल दुकान जिसकी ऑटोनोमो है, छोटा बिजनेस है स्पेन में, उसने पहले दुकान का किराया देना है, फिर दुकान के किराए पे रिटेंसियोन दे अल्कलेर 100 यूरो किराया, तो 21 यूरो ऊपर देने हैं, 700-800 यूरो तो नॉर्मल यहाँ पे किराया होता है। हर 3 महीने के बाद फिर आपने 3 महीने के बाद अपनी सेल शो करनी है, जितनी बचत हुई है उसके ऊपर 21% देना है। साल के बाद फिर आ जाता है रेंटा डिक्लेरासियोन, उसमें टैक्स ले लेके जर्मनी में भी इससे डबल पंगा है। जर्मनी का भी बिजनेस करने का और सिंगल सैलरी का यही मसला है। अमेरिका में ये चीज नहीं है और ऑफ कोर्स आप पैसे बचाते हैं। हाँ, दूसरी तरफ जो मेन पॉइंट है, यूरोप में 65 ईयर्स के बाद आपकी पेंशन लग जाती है और अमेरिका में पेंशन वाला निज़ाम नहीं है। आपको प्राइवेट पेंशन खरीदनी पड़ती है, अपना प्लान सारा बनाना पड़ता है। यहाँ पे अगर आपने काम किया, स्पेन में 15 साल काम किया, जर्मनी में आपने 60 सैलरी शीट्स अगर बना ली हैं तो आपका पेंशन में सारा इंदराज हो जाता है। तो आपको जब आप 65 साल के होते हैं आपको उसके बाद पेंशन मिलती है, जो कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अमेरिका में आपको प्राइवेटली करना पड़ता है, आपने जितना मर्जी काम किया लेकिन आपको उसके ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे। तो बाकी इंशाल्लाह फर्दर अगर कुछ हुआ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, शेयर करूंगा। ये आपके हाथ में, अब आपको ये चीज़ें जानना, थोड़ा सा क्विक पॉइंट मैंने आपको बताया ज़रूरी था। फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो, रह गई हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे खुशी होगी आपको रिप्लाई करके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वन। टेक केयर ऑफ़ यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।